हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप टाइटल थंबनेल से समझ गए होंगे कि किस बारे में होने वाली है। तो आज मैं आपको हमारी करेक्ट प्रोसीजर क्या होनी चाहिए कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए, क्या हमारी जो डिग्री होनी चाहिए, क्या क्या कोर्सेज होने चाहिए, साथ ही साथ एनईपी के थ्रू जो नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं इस समय, जो नई डिग्रियां इंट्रोड्यूस हुई हैं हमारी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो आगे जाके हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगी। साथ ही साथ इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि काफी लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे कई सारी मिस्टेक्स कर देते हैं और वो मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि उन्हें आगे जाके उस बारे में बहुत सोचना पड़ता है और बहुत ज्यादा उनको पछताना भी पड़ सकता है। और उसके बाद हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हमारी जो भी डिग्री या कोर्सेज होते हैं इनको करने के बाद हम कौन कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सकते हैं आप 12th के बाद आप लोगों को यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टीचिंग के लिए, तो सबके बारे में बात कर लेते हैं, सारी चीजों के बारे में। साथ साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो कोर्स आया उसके बारे में भी। तो 12th के बाद आप लोग यहाँ पे जो आपका पहला स्टेप है, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप बीएड डीएलएड वगैरह कर सकते हैं। बीएड मतलब बैचलर इन एजुकेशन, साथ साथ डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एक आपकी डिग्री है और एक डिप्लोमा है। उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एमएड भी कर सकते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। उसके बाद एक नया इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि एनईपी के थ्रू, यहाँ आपका एनईपी के थ्रू जो नया कोर्स जो है वो लॉन्च हुआ है। इसमें आप लोगों को बीएससी बीकॉम बीए प्लस बीएड ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स मिलता है। यहाँ पे अब आप कहेंगे इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें और इसमें ये अंतर है कि ये जो कोर्स है आपका वो 5 ईयर्स का होता है और ये जो कोर्स है आपका 4 ईयर्स का होता है। यहाँ पे 3 ईयर का ग्रेजुएशन और 2 ईयर का बीएड या डीएलएड, पर ये पूरा 4 ईयर का होता है। तो इसमें हमारा 1 साल जो बच जाता है। पर मैं ये कोर्स उन लोगों के लिए सजेस्ट करता हूँ जो, जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 12th के बाद समझ लिया है कि हाँ मुझे टीचिंग कैरियर में ही जाना है, टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है, उसके बाद आगे कुछ नहीं करना है, तो आप लोग सेकेंड कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ा सोचना पड़ सकता है तो आप ये वाला कोर्स अपना ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप यही वाला कोर्स अपना पहला ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपका 1 साल तो बच रहा है, पर कहीं ना कहीं आप बाउंडेड हैं कि सिर्फ आप टीचिंग कैरियर को ही अपना कैरियर प्रोफेशन जो आगे चूज करना चाहते हैं वही होंगे। क्योंकि इसके बाद यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं जॉइंट्स, आपका जो करिकुलम होगा वो इस तरीके का डिजाइन होगा कि आप लोगों को दोनों ही चीज साथ साथ साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे वो लोग। तो ये आपका सिर्फ टीचिंग के लिए ही जो कोर्स है वो वैलिड हो पाएगा। पर यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएशन करेंगे तो ये आपका कोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो आप इसके बाद चाहें तो कोई भी अपना कोर्स जो भी है वो यूज कर सकते हैं, कोई भी अपना कोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, एमएड कर सकते हैं साथ साथ में। और इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है इंटीग्रेटेड एमएड का। और इसमें भी आपका एमएससी, एमकॉम, एमए, ये आपके 3 फील्ड है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का, और साथ में आपको एमएड करने का मौका मिलता है। तो ये आपका कुछ हुआ। और उसके बाद चाहे तो आप एक ये वाला चीज अपना सकते हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद बीएड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद सीधे बीएड भी कर सकते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और चाहे तो आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद आप बीएड डीएलएड कर लीजिए। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप बीएड ऑप्ट करिएगा। क्योंकि वो आपका आगे जाके टीजीटी का जो एग्जाम होगा, जो आपका टीजीटी का एग्जाम होगा, उसमें आपका वो कोर्स जो है वो फायदा देगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे फायदा देगा। उसके बाद ये सारे हमारे कोर्सेज हो गए। आप 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। अब एक जो अभी बात करी थी हम लोगों ने, एक लोग गलती कर देते हैं, वो क्या गलतियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब भी टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स ले आना और अभी तो कुछ भी कर लो। तो लोग कई बार क्या बोलते हैं कि बीए कर लो, क्योंकि बीए में परसेंटेज भी आपकी अच्छी बन जाती है। साथ साथ एक चीज और है, आप लोगों को जब भी टीचिंग के एग्जाम में बैठते हैं तो आपके 10% जो है वो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका बीएड इन इसके या फिर डीएलएड, इसका जो है आपका वो मार्क्स जुड़ते हैं। तो लोग ग्रेजुएशन में इसलिए बीए कर लेते हैं कि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, पर आपके मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ग्रेजुएशन में बीए कर लिया, तो क्या होगा यहाँ पे, अब आपका जब बीएड करने जाएंगे तो आपका जो पेडागोजी का सब्जेक्ट होगा वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे डिसाइड करेगा। यानी कि पेडागोजी जब आप टीचिंग करने जाएंगे, आगे जिस भी सब्जेक्ट की टीचिंग करेंगे वो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। तो अब आपने ग्रेजुएशन में तो आर्ट्स ले लिया, अब किसी भी स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में आर्ट्स तो इसलिए लिया है क्योंकि उसे परसेंटेज बनानी है, बट किसी स्टूडेंट का मानना है कि उसे बीएड में या आगे जाके साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं।
तो यहाँ पे वो बाउंडेड हो जाएगा या तो आर्ट्स लेने के, वरना उसके जो 3 साल का ग्रेजुएशन है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप ग्रेजुएशन में सिर्फ वही सब्जेक्ट लीजिएगा जिसकी आपको आगे जाके अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको पेडागोजी में पढ़ाने होंगे, वही सब्जेक्ट लीजिएगा। उसके बाद ये सब जब हमने डिग्रियां ले ली तो अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट टीचिंग एग्जामिनेशन की। हम कौन कौन से टीचिंग एग्जाम के लिए वैलिड हैं, कौन कौन से टीचिंग एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में बैठ सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें टेट का एग्जाम निकालना होगा। अब टेट क्या होता है? टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक प्राइमरी या फिर एक कह सकते हैं हम फर्स्ट लेवल का टेस्ट होता है, इसे प्री टेस्ट कह सकते हैं, जो वैकेंसी से पहले होता है, इसमें बच्चे फिल्टर हो सकते हैं, वो टेस्ट होता है। इसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 90 मार्क्स होते हैं, चाहे आपका ये 6 to 8 के लिए हो या फिर 1 to 5 के लिए हो। अब हर स्टेट का जो टेट होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल यूपी का आपका यूपी टेट हो गया, या फिर आप उत्तराखंड में आएंगे तो यू टेट हो गया, आप अगर हरियाणा में गए तो एच टेट हो गया, साथ ही साथ अगर आप सेंट्रल में हैं जैसे दिल्ली में है तो आपका सी टेट हो गया। तो हर स्टेट का टेट अपना अलग होता है और हर स्टेट की वैकेंसीज में बैठने के लिए उस स्टेट का टेट आप लोगों को निकालना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट जैसे आपका यूपी एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पे आप टेट सी टेट भी निकाल सकते हैं, सेंट्रल का टेट जो है, और साथ में आप यूपी टेट भी निकाल सकते हैं। तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं, आप अपने स्टेट का नोटिफिकेशन देख लीजिए जहाँ पे आप सी टेट और यूपी टेट दोनों ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी टेट निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें वैकेंसी में बैठना पड़ेगा, फिर हमारी मेरिट में मार्क्स आएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी। उसके बाद 6 to 8 में हम लोगों को अपर प्राइमरी का टेट निकालना पड़ेगा। ये दोनों ही टेट एक ही दिन होते हैं और आपके अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, आप दोनों ले सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो। एलिजिबिलिटी के बारे में भी अभी मैं आपको बता दूंगा। वैकेंसी हो गई आपकी, फिर आपको वही मेरिट में लाना पड़ता है, टेट में तो 90 मार्क्स लाने ही पड़ते हैं। तो ये हो गई इसकी बात। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या हो, ग्रेजुएशन हो मिनिमम, आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है बट मिनिमम ग्रेजुएशन हो, प्लस आप पे बीएड हो या फिर आप पे डीएलएड हो। तो आपको ये दोनों ही, ये एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए फॉर 1 to 8 तक। पहले 1 to 5 तक अलग एलिजिबिलिटी होती थी और 6 to 8 तक अलग एलिजिबिलिटी होती थी। उसमें यहाँ होता था कि डीएलएड होगा और यहाँ पे होगा आपका बीएड होगा, लेकिन अब जो है वो दोनों को बराबरी दर्जा दे दिया है, दोनों ही लोग दे सकते हैं। लेकिन कई स्टेट्स में है, अभी वहां पे केस वगैरह चल रहा है, जैसे यूपी में आपका, यहाँ पहले वैलिड था लेकिन अब वैलिड, अभी केस चल रहा है इस बारे में। लेकिन दिल्ली में अब पहले जो था वो वैलिड नहीं था, लेकिन अब जो है वो वैलिड कर दिया गया है। तो मतलब बीएड वाले भी प्राइमरी में बैठ सकते हैं। बस क्या करना होता है, उन्हें एक 6 मंथ का बाद में कोर्स होता है, वो करना होता है आफ्टर वैकेंसी, जब आपकी वैकेंसी आ जाती है, जब आप सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद। तो वो एक प्रोसेस है, वो आपको करना होता है। उसके बाद हमने 8 तक की बात कर ली। अब हमारे आ गए 9th और 10th और 11th 12th। 9th 10th यानी कि टीजीटी, इसके लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी है? इसके लिए सिंपली हम पे बीएड होना चाहिए और साथ साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बस। यहाँ पे आपको टेट की कोई नीड नहीं है, आपको टेट नहीं देना है, कोई यूपी टेट कोई सी टेट नहीं देना है। साथ ही आपकी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आ गई, तो इसमें आप पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में, आप उस सब्जेक्ट के लेक्चरर बन जाएंगे। इसमें भी आप पे टेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं? तो इसके अलावा हमारे जो एग्जाम बनते हैं, आपका एक बन जाता है DSSB का, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है आपका, उसका एग्जाम बन जाता है। आपका KVS का एग्जाम बन जाता है। आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में आप बैठ सकते हैं। तो ये कई सारे एग्जाम है जिसमें आप लोग बैठ सकते हैं। इन सब के लिए आपको यही सेम प्रोसीजर है। अगर आप जूनियर के लिए, प्राइमरी जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टेट निकालना पड़ेगा, पर टेट में आपको यहाँ पे सी टेट निकालना पड़ेगा, जो आपका बनता है वो सी टेट निकालना पड़ेगा और फिर आपको वही वैकेंसीज वगैरह में बैठना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ में हम लोग यूपी बीएड का जो इस समय एंट्रेंस हो रहा है, उसके लिए हम मैथ्स और रीजनिंग के बैचेस शुरू करने जा रहे हैं। 1-2 दिन में वो शुरू हो जाएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपके सारे वहाँ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।